दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। और ऊर्जा संसाधन के अतिरिक्त और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि सारा कुछ देखिए ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा में जो हमारी परियोजनाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो प्रमुख संयंत्र है ना परमाणु ऊर्जा उनको भी पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में जिसे हम उद्योग पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। इसमें हम सारी इंडस्ट्रीज को देखेंगे कि आपकी जो खनिज से संबंधित आपकी इंडस्ट्रीज हैं या कृषि से या फिर वंश पर या फिर आपकी क्या हैं ये खनिज प्लस तकनीकी पर आधारित जो भी इंडस्ट्रीज हैं इन सब के बारे में बात करेंगे। ये हमने औद्योगिक क्रांतियों नीतियों की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एक बार आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा देते हैं कि कितना कुछ हमको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। रेशम उद्योग है, रासायनिक उर्वरक है, जलयान उद्योग है, वायुयान है, रेशम, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी हैं आज। सूती वस्त्र उद्योग हुआ, चीनी हुआ, एल्यूमिनियम, सीमेंट, लौह इस्पात, ये सारी चीज़ें आज हमको पढ़नी हैं। और इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं कि हमारी संपूर्ण इतिहास की जो क्लासें हैं, क्या बोलता हूं, संपूर्ण इतिहास की जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हैं। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छे वे में मैंने पढ़ाया है। बहुत मतलब एकदम सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। और जो मैंने नोट्स उसमें दिए हैं ना, इतने गजब नोट्स हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। शायद क्या आपको मिल जाएं तो बेहतर है, वरना बहुत मुश्किल है इस तरह का कंटेंट आपको मिल पाना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इनकी मैराथन्स पड़ी हुई हैं, या आप क्लास वाइज देखना चाहें तो 71 क्लासें आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 71 क्लासें होंगी, आप उसको देख सकते हैं। या फिर आप मैराथन करके देख लीजिए, जैसे कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन आपकी मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा एक बार में ही पढ़ा दिया है आपका जो आपका प्राचीन इतिहास है। उसके बाद में मैंने एक मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया है जिसमें मैंने पूरा जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है और कर भी दिया है। तो आप उसको एक ही बार में कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास की मैंने 2 मैराथन्स ली हैं, जिसमें एक आपका पार्ट 1 है और एक आपका क्या है ये पार्ट 1 हुआ। और इसके बाद आपका क्या हुआ, दूसरा पार्ट आया इसका पार्ट 2, जिसमें मैंने पूरा आपका मैराथन में कवर कराया है। और इनकी अलग अलग मैंने PDF भी बना रखी हैं, एसिड की अलग, मॉडर्न की अलग, मिडाइवल की अलग। आप उनको चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है। गुजारिश क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। आज अगर मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन रहे तो कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि इस समय हमारे रमज़ान चल रहे हैं और मैं भी आज क्या हूँ, रोज़ा हूँ। आज क्या मतलब एक रोज़ा मैंने नहीं रखा था पहला, बाकी अब सारे रख रहा हूँ और रखूँगा भी। तो ये सब करने के बावजूद भी मैं क्लास तो बनाऊँगा। हो सकता है क्लास अब थोड़ा मतलब एक दिन में एक मिले या 2 दिन में एक मिले, लेकिन आपको क्लास मिलेगी। और ये एक दिन में एक या 2 दिन में एक ये इसलिए नहीं है क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि कंटेंट बनाने में इतना टाइम चला जाता है कि समझ ही नहीं आता है कि क्लास बनाऊं या कंटेंट बनाऊं। तो बहुत टाइम चला जाता है कंटेंट बनाने में। कल मैं पूरा दिन क्लास बनाता रहा और पूरा दिन क्लास बनाने के बाद मैंने उद्योग वाली क्लास बना पाई। फिर भी बहुत कुछ उसमें मैंने नहीं ऐड कर पाया है, लेकिन जो मैंने ऐड किया है वो बहुत सफिशेंट है। तो ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ऊर्जा के टाइप भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी होते हैं। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है या फिर कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी आधार पे दोस्तों एक और इसका टाइप बनता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी होते हैं। तो पहले हम ये वाले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। इन्हीं को मिला के वो बनाया गया है। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं, बहुत बेसिक से समझने की कोशिश कीजिएगा।
ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मानव पारंपरिक रूप से कर रहा है। पारंपरिक रूप से मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब हमेशा से ही उन जो क्या बोलता हूँ ऊर्जा के स्रोतों को इस्तेमाल करता हुआ आया, शुरू से ही आदिकाल से करता चला आ रहा है। जैसे आग जलाना हुआ, लकड़ी को जलाना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जिनमें आपका देखिए मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है। जैसे कोयला है, आपका कोयला भी एक क्या है, ईंधन है, एक ऊर्जा का स्रोत है। तो उससे भी एनर्जी आपको क्या है, एक एनर्जी का सोर्स बनता है। कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, और आपका क्या हुआ, लकड़ी हुआ। ये पेट्रोलियम का मतलब क्या है सर? पेट्रोलियम का मतलब सर ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और इसको क्या है बनाया नहीं जाता है, ये निकाला जाता है। तो ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हुआ। और चारकोल हुआ, इसको कोलतार जो बोलते हैं ना, सड़कें बनती हैं ना, उस पे जो आप देखा होगा अपने सड़कें बनती होती हैं, तो उन पे क्या होता है ना सर कि सड़कों पे कोलतार, जिसको हम कोलतार बोलते हैं, उसको दरअसल चारकोल बोलते हैं। वो भी आपका क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सूखा गोबर, जब गोबर सूखा का मतलब समझते हैं? जो लोग गांव में आपने देखा होगा, गोबर जो होते हैं, गाय भैंस, इनका गोबर जो होता है, उनके कंडे, जिनको उपले बोलते हैं, वो बना लेते हैं। वो भी एक ऊर्जा ईंधन का स्रोत बनते हैं। खनिज तेल हुए, खनिज तेल आपके यही मिट्टी का तेल, डीजल का तेल, ये सारे के तेल वही आपके खनिज तेल आपके होते हैं। और प्राकृतिक गैसें भी होती हैं, मार्स गैस हुई आपकी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। तो ये आपके क्या हैं, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जो आपको क्या है, आप हमेशा से इस्तेमाल करते हुए हैं। ऐसा नहीं है जो हमेशा से मौजूद थी, जो आप परंपरा से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, उनके बारे में बात की। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रयोग की बात की गई है, कि जो पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है उसकी बात की गई है। अब जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, इनके बारे में देखिए। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मानव पारंपरिक रूप से नहीं करता है। मतलब सर क्या हुआ, जो परंपरा से नहीं करता आ रहा है, मतलब बहुत पहले से इसका इस्तेमाल तो नहीं करता है, लेकिन अब करने लगा है। जैसे कि सौर ऊर्जा। क्या आपने आज से 100 साल 50 साल पीछे पैनल देखे थे? नहीं देखे थे ना। तो ये सौर ऊर्जा का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है आपका, अब हुआ है ना। तो ये गैर परंपरागत है, परंपरा से नहीं है, अब हुआ है। तो ये आपका हुआ पवन ऊर्जा। पवन को लोगों ने ऊर्जा का नाम दे दिया है। ऊर्जा क्या मतलब, उससे एक एनर्जी बनाई, विंड एनर्जी जिसको कहते हैं, उसके जरिए एनर्जी का इस्तेमाल किया है। और ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में जो ज्वार भाटाएँ उठती हैं, उनके जरिए ऊर्जा का निर्माण किया है, एनर्जी का निर्माण किया है, लाइट का निर्माण किया है। भूतापीय ऊर्जा, तो ये सारी चीज़ें पहले इस्तेमाल नहीं करता था इंसान, ऐसा नहीं है ये थी नहीं, ये हमेशा से थी, लेकिन क्या है, इनका इस्तेमाल नहीं जानता था इंसान। तो ये गैर पारंपरिक हैं। क्या हैं? गैर पारंपरिक हैं। बायोमास हुआ, परमाणु ऊर्जा है, सैल ऊर्जा है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इंसान ने एक टाइम पीरियड के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया, इसीलिए इनको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अब देखिए, ऊर्जा के जो संसाधन हैं, उनकी एक और कैटेगराइज बनाई गई है। इन्हीं मतलब चीज़ें वही हैं, बस कैटेगरी अलग कर दी गई है। अब ये कैटेगरी अलग क्या है, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय के आधार पे है। सर ये क्या होता है नवीकरणीय, जो हमने अभी पढ़ा, तो उसमें ये बात नहीं की गई कि एक बार जिस ईंधन को हमने जला लिया, उसका क्या दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसमें बात करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग पुनः किया जा सकता है। मतलब एक बार इस्तेमाल कर लिया तो क्या हुआ, फिर से उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपके क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। जैसे आपका क्या है, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, भूतापीय ऊर्जा हुआ। ये ऊर्जा कभी ख़त्म थोड़ी ना होती है। सौर ऊर्जा, आप सूर्य की आप देखें, पैनल आप लगा लेते हैं घर में, आज धूप निकली, आज आपके घर में ऊर्जा, लाइट आपकी सब जला सकते हैं आप, कल को फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मतलब उसका क्या है, लगातार आप उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसका आप दोबारा इस्तेमाल करते रहें। तो ये सारी की सारी पवन ऊर्जा, अब पवन आपकी ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं ख़त्म होगी, भूतापीय ऊर्जा भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये क्या है, डेली इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका बार बार इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका उल्टा ही आपका क्या है, जिनका प्रयोग हम पुनः नहीं कर सकते, जिन ऊर्जा स्रोतों का, वही आपके क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। जैसे कि कोयला एक बार जला दिया वो तो राख हो जाएगा,
ऐसा थोड़ी ना है कि दोबारा उसको क्या है बना दिया जाएगा, उसको दोबारा राख को इकट्ठा करके फिर जला लो, ऐसा नहीं होगा। पेट्रोलियम है, एक बार आपने पेट्रोल डला लिया, फिर आपको दोबारा से गाड़ी चलानी है तो दोबारा उसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा। लकड़ी जला दी तो राख हो जाएगी। चारकोल भी ऐसा ही है, सूखा गोबर भी ऐसा ही होता है। खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस, बायोमेस, परमाणु ऊर्जा, ये सारी की सारी केवल ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके क्या हैं, नवीकरणीय हैं। और बाकी ये सारे के सारे अनवीकरणीय हैं और इनको क्या है आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको समझ आया होगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, दोनों ही बातें। अब हम बढ़ते हैं, इनके लिए जो ऊर्जा स्रोत हमने पढ़ लिए हैं, अब इन्हीं ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके क्या बनाई गई हैं, कुछ विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, कुछ आपकी क्या है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपने एक नाम सुना होगा एनटीपीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये एक मतलब संस्था है जो लाइट जैसी चीज़ों का निर्माण करती है, लाइट जैसी नहीं बल्कि लाइट का ही विद्युत का निर्माण करती है। और ये जल विद्युत परियोजना है। पहले तो इन पे क्या करते हैं, ये अलग अलग तरीके की परियोजनाओं को बनाती है। जैसे कि ये जल से भी लाइट का मतलब बनाती है, ये कोयले से भी लाइट बनाती है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हम जल विद्युत परियोजनाओं को पढ़ लेते हैं कि मतलब जल से निर्माण करने वाली लाइट के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है। अब इसमें कैसे क्या होता है वो तो अलग बात है, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन हम इसमें क्या है, किस नदी पे कौन सी परियोजना ये बनी हुई है, इनको देख लेते हैं। और ये अगर आपने इतनी पढ़ ली ना, इतनी अगर आपने पढ़ ली ना, तो आपका क्वेश्चन अगर इनसे पूछा जाता है तो आपका बचना नहीं है। ये बहुत बहुत मतलब क्या है, एकदम सीरियस कंटेंट है एक तरीके से बोला जाए तो। अब जैसे एक परियोजना, ये आपकी क्या है नाम लिखा हुआ है, ये राज्य है, ये नदी है। ऐसे इधर नाम, राज्य और नदी, इनको आपको पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ना है। ये क्या है, कोलदम। कोलदम एक परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर है। अगर आपको राज्य याद है तो नाम भी, नदी का भी नाम याद हो जाएगा। कोलदम आपका कहाँ पे, हिमाचल में है। ये नाम आपको याद रखना है, कोलदम हिमाचल में है, सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। अब ये टेहरी बांध, टेहरी एक नाम की परियोजना है, टेहरी जल विद्युत परियोजना है। जैसे टेहरी बांध है वैसे टेहरी, क्योंकि टेहरी बांध पर ही टेहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। ये बांध हमने आपको जो पढ़ाए होंगे तो आपको बताया होगा बांध बनाए क्यों गए थे, क्योंकि कुछ परियोजनाओं का निर्माण किया जा सके। लाइट का है, बहुत सारी चीज़ों का है। डैम बनाए जाते हैं तो पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लाइट बनाई जाए सिंचाई के लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई थी आपको। तो टेहरी उत्तराखंड में, और ये भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर बनी हुई है। एक भागीरथी नदी है जो कि आपकी गंगा बनती है आगे चल के, एक बेलंगाना नदी है जो कि इसी नदी में मिल जाती है भागीरथी में, तो उनके संगम पे बनाई गई है ये। कोटेश्वर एक है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है और ये भागीरथी नदी पे है। कोटेश्वर आपका क्या है, जल विद्युत परियोजना। और आपकी क्या है, रंगा नदी। ये रंगा नदी आपकी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये रंगा मतलब रंगा नदी पे ये क्या है, रंगा नदी पर ही एक रंगा नदी मतलब विद्युत परियोजना भी है। तो वो रंगाई नदी पे अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम भी वही है, रंगा नदी। अब यहाँ पे देखिए पारे, एक परियोजना है पारे। ये पारे सर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है और ये दिक्रोंग नदी पे है। कौन सी नदी है, अरुणाचल प्रदेश की दिक्रोंग नदी। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है ना, वो ऐसी जगह से उठाता है जो आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो इनको आपको पता होना चाहिए। पारे आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है और दिक्रोंग नदी है। कोमेंग, कोमेंग भी आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये एक जल विद्युत परियोजना है और ये बिचोम और तेंगा नदी के पास में है, मतलब वहीं पे बनी हुई है। एक आपकी दोयांग, आपकी क्या है परियोजना है, दोयांग जल विद्युत परियोजना, और ये नागालैंड में है दोयांग, और ये दोयांग नदी पर ही है। बिल्कुल सही बात है सर। आपकी तुइरियल आपकी एक है परियोजना, क्या है, तुइरियल से ऊपर एक आपकी क्या है, कोपली है। कोपली आपकी कहाँ पे, असम में और कोपली नदी पर है। तुइरियल आपकी कहाँ पे, मिजोरम में है और ये तुइरियल नदी पर है। बस इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा आपको क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको नहीं बनना है, सिंपल से नाम याद रखने हैं। लोकटक आपकी परियोजना, जो मैंने लोकटक झील के बारे में बताया था, जिसपे केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क के बारे में बात की थी, और वो हमने मणिपुर में बताया था, और ये लोकटक झील पे बना हुआ है।
अब इधर वाली देख लीजिए, सेम टू सेम बात है। जैसे कि सलाल परियोजना आपकी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, चिनाव में। ये सारी चीज़ हम नदी घाटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ी भी थी, और वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे उनका नाम जल विद्युत परियोजनाएं कर दिया गया है, चीज़ें वही हैं। टनकपुर आपका क्या है, उत्तराखंड में है और शारदा नदी पे, जिसको महाकाली नदी भी बोला जाता है। तो टनकपुर आपका कहाँ पे है, टनकपुर आपका क्या है, उत्तराखंड में है और शारदा नदी पे है, शारदा जिसको महाकाली नदी भी बोला जाता है। चमेरा, चमेरा आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है और ये रावी नदी पे है। कहाँ पे है, चमेरा आपका हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पे है। उरी, उरी आपका क्या है, उरी आपका क्या है, ये एक परियोजना है, उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है और ये झेलम नदी पर बनी हुई है। रंगित एक नदी है, रंगित, रंगित एक नदी है, और रंगित जो है मतलब रंगित एक परियोजना है, और रंगित आपकी क्या है, सिक्किम में है, और ये रंगित नदी पर ही आपकी रंगित जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। ऐसे ही आपकी धौली गंगा है, उत्तराखंड में है और ये धौली गंगा नदी पे है। और आपका क्या है, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है और चिनाव नदी पे है। जैसे दुलहस्ती है और सलाल है, दुलहस्ती है, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी पर ही बनी हुई हैं। अब ये इंदिरा सागर है, ये मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है जल विद्युत परियोजना। ओमकारेश्वर आपकी है, मध्य प्रदेश में ही है और ये भी आपकी क्या है, नर्मदा नदी पे है। तीस्ता आपकी है, तीस्ता आपकी सिक्किम में है और ये तीस्ता नदी पर ही बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देखी थी जल विद्युत परियोजना। अब बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपकी क्या है, कोयले पे आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। कोयले पे आधारित जल विद्युत मतलब आपकी जो ताप विद्युत परियोजनाएं कोयले पे आधारित आपकी बनाई गई हैं कुछ विद्युत परियोजनाएं, तो उनको पढ़ लेते हैं। और ये भी एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी क्या है सर, ये एनटीपीसी एक कंपनी है जो कि आपको इन चीज़ों को बनाती है। जैसे कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगाई तो कोई ना कोई तो लगाता ही है, जैसे रिलायंस ने लगा दिया, किसी ने भी लगा दिया, तो वैसे ही ये सारे काम एनटीपीसी करती है। जो विद्युत वाली चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक वाली, लाइट का इस्तेमाल करना, लाइट को बनाना, ये सारा काम थर्मल पावर कॉरपोरेशन का होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखा है और राज्य लिखा है, नाम लिखा है और राज्य लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार इनको देख लेते हैं, मैं बोल देता हूँ, बाद में आप पढ़ते रहना इनको। सिंगरौली आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, और क्या है, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, सोनभद्र में है। इसको आप याद रखना, सिंगरौली कोयला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, ये आपकी सोनभद्र यूपी में है। ऐसे ही आपकी रिहंद जो ताप विद्युत परियोजना है कोयले पे आधारित, ये भी आपकी वहीं पे सोनभद्र में, यूपी में। दादरी आपकी है गौतम बुद्ध नगर में, और ये सर उत्तर प्रदेश में ही है, गौतम बुद्ध नगर में। टांडा है आपकी जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है। ऊंचाहार आपकी उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में है। लेकिन जो कोरबा है ना सर, कोरबा, कोरबा तो आपको नाम याद आ गया, हो गया छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। ऐसे ही आपकी रामागुंडम आपकी एक ताप विद्युत परियोजना है कोयले पे आधारित, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और करीमनगर क्षेत्र है, करीमनगर का एक आपका क्या है, इलाका है, वहाँ पे आपका क्या है, ये बनी हुई है। एक सिमहाद्री है, सिमहाद्री, ये भी आंध्र प्रदेश में है और विशाखापत्तनम में है। और फरक्का आपकी ये तो पश्चिम बंगाल में है ही है, जो कि मुर्शिदाबाद वाले इलाके में, कोलकाता में। कहलगांव आपकी कहाँ पे है सर, ये बिहार में आपकी बनी हुई है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना। वैसे सीपत आपकी है जो आपकी छत्तीसगढ़ में है, सीपत कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और तलचर कन्या आपकी क्या है, ये उड़ीसा में। तलचर तो मैंने आपको बताया था, तलचर के बारे में, मतलब मैंने पिछली क्लासों में भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है। तलचर आपका उड़ीसा में है। और आगे ये भी है, जैसे कि बोगई गांव आपका, ये बोगई गांव, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, कुटगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बोगई गांव। अब मुझे भी यहाँ पे ये ध्यान नहीं रहा है कि बोगई गांव कहाँ पे है, ये किस मतलब उसमें है। तो बोगई गांव मुझे भी आइडिया नहीं रहा है कि ये कहाँ पे है। फिलहाल तो ये बोगई गांव को यहाँ पे छोड़ते हैं, ये वाली परियोजना, इसको मैं PDF में एडिट करके दे दूँगा। मुझे इसका नाम नहीं ध्यान है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। मुझे भी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता रहती हैं। मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि मुझे सब कुछ याद है, वैसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी याद हैं, क्योंकि जो चीज़ें, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा ना तो यूट्यूबर हूँ, ना ही बहुत बड़ा टीचर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेहतर हो। अब बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर चीज़ पता हो। तो ये मैं फ़िलहाल तो इसमें एडिट कर दूंगा। और सोलापुर, सोलापुर ये आपका महाराष्ट्र में आपकी बनी हुई है। ऐसे ही लारा आपकी एक है जो छत्तीसगढ़ में है। बरौनी बिहार में है सर, और बेगूसराय क्षेत्र में पड़ती है, बेगूसराय नाम की जगह पे है। खरगोन आपकी मध्य प्रदेश में बनी हुई है ये। ऐसे ही दरली पाली है आपकी उड़ीसा में है। राउल केला आपका उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई आपका झज्जर हरियाणा में है। ये भिलाई आपका झज्जर हरियाणा में कहाँ से आ गया? ये तो गलत हो गया भिलाई वाला। भिलाई तो यहाँ पे नहीं है। भिलाई तो सर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है सर। ये यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है मुझसे, मतलब कुछ और टाइप कर रहा हूँ। ये झज्जर हरियाणा आ गया है। तो इसको आप क्या करिए, इसको इग्नोर करिए। ये भी मैं इसको चेंज करूँगा। भिलाई, क्या लिखा है? भिलाई। ये तो छत्तीसगढ़ में है भिलाई, मुझे पूरा पूरा याद है छत्तीसगढ़ में है भिलाई। आगे मैं इसकी बात भी करूँगा। ये कैसे, पता नहीं झज्जर हरियाणा कैसे हो गया है। मतलब एक और परियोजना थी जब मैं इसको टाइप कर रहा था, जिसको मैंने मतलब स्किप कर दिया था, लिखा ही नहीं था उसमें, और उसका राज्य मैंने लिख दिया। मतलब मुझे लगा कि, क्योंकि जब टाइप कर रहे होते हैं ना तो ये दिमाग नहीं जाता है ये कहाँ पे है। उसमें मतलब देख के टाइप कर रहे होते हैं तो दिमाग वहाँ पे जाता ही नहीं कहाँ पे है, बस टाइप करने पे ध्यान होता है, तभी मिस्टेक हो जाती है। अगर ये भी ध्यान हो कि कौन सी कहाँ पे है तो ये मिस्टेक नहीं हो। तो कोई बात नहीं है। फिलहाल आप इसको क्या है, ये यहाँ पे वो झज्जर कहाँ पे है? भिलाई आपका कहाँ पे है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। बेल्लूर आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कांटी आपका बिहार में है। नबी नगर आपका बिहार में है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपकी एक जो बगई बोगई गांव है, ये आपका मेरे ख्याल से जो बोगई गांव है ना सर, मुझे जो लग रहा है ना वो ये कर्नाटक लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि ये कर्नाटक ही होगा। लग रहा है, लेकिन देख लूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये आपके क्या हैं? भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। मतलब क्या है, कुछ आपके क्या है, परमाणु ऊर्जा जो आपकी वो होती है ना, परमाणु ऊर्जा जहाँ से बनती है, तो वो आपके इसके हम पढ़ने वाले हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को। अब देखिए इसमें क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में क्या है, देखिए जो यूरेनियम है और थोरियम है, ये बहुत बड़े आपके क्या हैं, आपने देखा होगा, ये आपके क्या हैं, आणविक खनिज होते हैं। कैसे होते हैं सर? आणविक खनिज होते हैं। खनिजों के बारे में मैंने पढ़ाया था। और अगर आप रिलेट करें तो ये क्लास, खनिजों की क्लास और ये क्लास बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें खनिजों में भी ऊर्जा के ही संसाधन ही होते हैं और कुछ आपकी क्या होती हैं, धातुएं भी होती हैं। और ये भी आपके यहाँ पे मैं ऊर्जा संसाधन और आपका क्या है, परमाणु ऊर्जा, ये सारी बातें कर रहा हूँ। बहुत सारा डाटा है जो अभी तक मैंने इसमें नहीं दिया है, लेकिन वो इतना आपके लिए सफिशेंट भी नहीं था। और मैं फ़िलहाल उसको बनाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए था जल्दी से जल्दी, मुझे क्लास भी देनी है। और अगर मैं उसको बनाता तो अभी तक क्लास में बना नहीं पाता। तो लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब ये जो कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये यूरेनियम और थोरियम आपके किस काम में आते हैं? ये विद्युत ऊर्जा बनाने के काम में आते हैं, इनसे विद्युत ऊर्जा बनती है। अब जैसे आपका क्या है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक तारापुर आपने सुना होगा, तारापुर नाम का। इसको पेन चेंज करता हूँ और ये पेन लेता हूँ आज। तारापुर आपका जो परमाणु संयंत्र है ये महाराष्ट्र में है, और ये भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मुझे इसकी डेट नहीं याद है कि ये कब बना था, लेकिन ये ऐसे 1954 में बना था जहाँ तक मुझे याद है। और ये भारत का प्रथम है और अमेरिका की सहायता से बनाया गया था सर। ये रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में है, और कनाडा की सहायता से बनाया गया था। ये सब परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा ये कहाँ पे है। मैच दी कॉलम होगा, मैच दी कॉलम, या फिर डायरेक्टली भी हो सकता है, तो आपको बताना होगा। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही आपका कल्पक्कम और कुडनकुलम, क्या है, कल्पक्कम और क्या लिखा है, कल्पक्कम और कुडनकुलम, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में हैं। कल्पक्कम और कुडनकुलम आपके कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। और जो आपका कैगा है ना सर, कैगा आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये देश का 20वां बिजली घर था, यानी कि देश का 20वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। 20वां बिजली घर था, यहाँ पे 20वां ऐसा बनाया था जहाँ से बिजली बन रही थी। ऐसे ही काकरापार आपका गुजरात में है। जैतापुर आपका फिर से महाराष्ट्र में है।
तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये एक मैं चीज़ और लेके आया हूँ, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर आपका 1956 में, मतलब जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो आपका बना था ये, लेकिन परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो छोड़ा गया था ना वो 1956 में छोड़ा गया था, जिसका नाम अप्सरा था। और ये बॉम्बे से इसको छोड़ा गया था और यूके के सहयोग से इसको क्या किया गया था, छोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर मतलब एक तरीके से रिएक्टर का मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आज के दौर में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उस तरह से एक ये आपका क्या है लॉन्च किया गया था अप्सरा नाम का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उसको बोलते हैं। और ये यूके के सहयोग से किया गया था। तो ये तो हमारे थे ऊर्जा संसाधन, ये हमने क्या पढ़े आज, ऊर्जा संसाधन। अब आगे जो पढ़ेंगे हम उद्योग को पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्लास ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ही क्लास में आपका बहुत कुछ डाटा आ जाए। वैसे ये 25 मिनट की क्लास हो चुकी है और मैंने सारा कुछ आपको क्या है समझा दिया है, लेकिन बात क्या है, आपको एक ही क्लास में अगर सारी चीज़ें मिल जाएं, ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं तो आपके लिए और बेहतर वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, उद्योग क्या होता है, उसको एक बार समझते हैं। देखिए इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, किसी भी कच्चे माल से नई वस्तु का निर्माण करना या निर्माण करने वाली कोई भी इकाई जो होती है, कोई भी यूनिट जो होती है वो उद्योग कहलाती है। क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। कोई भी कच्चे माल से आप कोई भी गुड्स बनाते हैं, जैसे कि आप क्या बोलता हूँ आपको मैं क्या ही बताऊँ, जैसे कि आपका जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ से आटा बनता है ना, तो वो किस यंत्र के द्वारा बनता है, जिस यंत्र के द्वारा बनाया जाता है वो यंत्र आपका उद्योग कहलाता है। आटे से आपका क्या है कुछ और चीज़ें बनती हैं और वो किसी न किसी यंत्र से ही बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें उद्योग कहलाती हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो कच्चा माल है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग वाली चीज़ें आपकी द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण मैंने किया है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो खनिज आधारित कुछ उद्योग होते हैं, कुछ कृषि आधारित होते हैं और कुछ आपके वन पे आधारित, कुछ खनिज और तकनीकी पे आधारित होते हैं, जिनमें खनिज तो लगता ही लगता है और उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, खनिज में हमने क्या है, लौह इस्पात उद्योग हैं, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है। खनिज जब हमने पढ़े तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आपको क्या बताता हूँ, कृषि में आपका चीनी है, चीनी तो कृषि से ही आती है। कपड़ा भी आपका यहीं से आता है। और जो आपका वन पे आधारित है ना, जैसे कि ये आपका कागज़ है, रेशम उद्योग है, ये सारे के सारे वनों पे आधारित आपके क्या है उद्योग हैं। और ये आपका वायुयान है, जलयान है, रेल निर्माण उद्योग है, ये सारे के सारे आपके खनिज और तकनीकी पे आधारित होते हैं। गला सूखने लगा है और अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, इसीलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है रोज़ा रख के, तो गला बहुत सूख रहा है। तो फ़िलहाल फिर भी कोशिश करते हैं, जारी रखते हैं। और क्या है यहाँ पे, अब ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें तो बता दी कौन सी चीज़ क्या इसमें आती है। देखिए विश्व में सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड में लगभग 1750 के टाइम के आसपास में क्या हुआ था, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। जो आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो मैंने कहीं ना कहीं उसमें इस चीज़ का जिक्र ज़रूरी किया होगा, तो आपको उस क्लास से ये सारी बात मिल जाएगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि औद्योगिक क्रांति का जन्म कौन है, वो इंग्लैंड में हुआ। अब देखिए भारत में जो उद्योग हैं, जो हमने ये उद्योगों की बात की, इन्हीं को पढ़ेंगे। ये कागज़, कपड़ा, रेशम उद्योग सब पढ़ेंगे और बहुत अच्छे वे में सजा के लाया हूँ इनको। आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको पढ़ के, तो आप पढ़िएगा। इसमें देखिए क्या मैं करता हूँ। भारत में औद्योगिक नीतियाँ, 3 प्रकार की औद्योगिक नीतियाँ आपकी आई हैं। भारत में 3 औद्योगिक नीतियाँ आई हैं। प्रथम जो औद्योगिक नीति आई है वो आपकी 6 अप्रैल 1948 को आई थी। और जो दूसरी औद्योगिक नीति आई थी वो 1956 में आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति क्यों, आपने देखा होगा जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा या आपने कभी पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी ना, उसमें उद्योगों के बारे में ही तो बात की गई थी ना, उद्योगों के बारे में लगाने की बात की गई थी। और वो आपकी बात 1956 में ही तो ऐसा होता है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है उसी टाइम पे, तो दूसरी आपकी औद्योगिक नीति भी उसी टाइम पे आती है। और आपने अगर पढ़ा है तो आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, आपने देखा होगा एक क्रांति आई थी 1991 में, जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे आपके, क्या है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये सारी सुधार आए थे। मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आई थी। तो ये तीसरी हमारी यानी कि नई औद्योगिक नीति आई थी, जिसमें हमने ये लिखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब यहाँ पे देखिए पीएम कौन थे उस टाइम पे, नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन थे, मनमोहन सिंह थे। अब यहाँ पे देखिए लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग जिसको आयरन स्टील इंडस्ट्री बोलते हैं, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। जो लौह इस्पात उद्योग है इसको पढ़ते हैं, इसके कितने कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लौह इस्पात में क्या, जो इस्पात है ना उसमें 99% तो लोहा होता है, 1% आपका कार्बन का इस्तेमाल होता है, तभी जाके वो क्या बनता है, इस्पात बनता है, स्टील बनता है। अब इसमें देखिए जो प्रथम लौह इस्पात कारखाना, मैं इस्पात को उस्पात बोल जाता हूँ, प्रथम जो लौह इस्पात कारखाना है ना सर, वो 1875 में कुल्टी नाम की जगह है और वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, यानी कि बंगाल में है, तो वहाँ पे बना था। तो प्रथम जो कारखाना लौह इस्पात का खोला गया था वो कुल्टी में खोला गया था। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, अब मुझे ये पेन अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए ये कुल्टी में खोला गया था और कहाँ पे, ये दामोदर नदी घाटी पे है सर, दामोदर ने जो नदी घाटी है उस पे ये स्थित है। इसको बंगाल आयरन वर्क्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बंगाल आयरन वर्क्स भी इसको बोला जाता है। पहला आपका ये खोला गया था। उसके बाद एक टिस्को आया था, टिस्को आपका मतलब आया तो और भी होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। टिस्को नाम से था। टिस्को क्या होता है सर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में खोली गई। और इसकी जो स्थापना है सर जमशेद जी टाटा ने की थी, और जमशेद जी टाटा ने की थी तो ये कहाँ पे की थी, साकची नाम की जगह है, जमशेदपुर, झारखंड में। झारखंड जो है ना, झारखंड का जो जमशेदपुर है ना सर, वो बहुत बेहतरीन एरिया है, बहुत, आपको क्या ही मैं बताऊं। जमशेदपुर एक ऐसा क्षेत्र है झारखंड का जिसमें आप देखेंगे कि एक नया भारत बसता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जमशेदपुर। तो पहला तो इसका नाम ही बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र भी है। वहाँ पे ये टिस्को नाम की कंपनी बनी हुई है, जो कि लौह इस्पात स्टील का उद्योग ये बनाती है। एक आपका क्या है, बर्नर नाम से एक ऐसा ही आपका लौह इस्पात उद्योग है, जो कि बंगाल में है और ये 1918 में बना था। ये सारे आपको फैक्ट आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, इसीलिए इसमें मैंने मैप कहीं पर भी कुछ भी नहीं लगाया है। मैं लगा सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ आपको लोकेशन ही तो मैं दिखा दूंगा कि ये बंगाल है और बंगाल में ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन उसका आपको मैप से क्या लेना देना, आपको तो ये फैक्ट याद ही रखना पड़ेगा। और ये फैक्ट आपको कैसे याद रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब यही जो लौह इस्पात उद्योग है ना, देखिए कब, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग आई थी ना, उसमें क्या हुआ था, भिलाई, जो मैंने पीछे बात की थी, भिलाई एक स्थापना हुई थी। भिलाई में आपका लौह इस्पात उद्योग बना था, दुर्गापुर में बना था, राउरकेला में बना था। और ये जो बने थे सर, भिलाई में आपका 1956 में, दुर्गापुर में 1956 में, कहीं कहीं पे 59 में लिखा है, राउरकेला 1959 में है। और ये जो भिलाई वाला है ये छत्तीसगढ़ में है और रूस की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है ये यूके की सहायता से लगाया गया था। और जो राउरकेला है ना सर, वो आपका उड़ीसा में है और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। कैसे याद रखें सर, भिलाई आपका रूस ने लगाया था, आप इसको याद कर लीजिए। दुर्गापुर आपका कहाँ पे, ये याद कर लीजिए, बंगाल में। और बंगाल में किसका कब्जा था, बंगाल में इंग्लैंड का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था, यूके का कब्जा था, तो उन्होंने ही इसमें लगाया था। राउरकेला मतलब उनकी सहायता ली गई थी, उन्होंने लगाया नहीं था, ये बात है। अब जो पुल बैठ गया है, वैसे मैं बनाता था तो मैं पानी की मतलब पानी लेके बैठता था और पानी पीता रहता था जब गिलास बनाता था, लेकिन अब तो ऐसा कर नहीं सकता मैं।
तो जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग आई थी उसमें एक और बनाया गया था, बोकारो आयरन स्टील उद्योग आपका बनाया गया था, जो कि झारखंड में है और ये भी रूस की हेल्प से बनाया गया था। तो इसको आप याद रखना है। ज़्यादा अगर डिटेल में ना समझा पाऊँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें फिर भी आपको समझ आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग है। एल्यूमिनियम उद्योग आप देखिए, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ना बॉक्साइट, ये बॉक्साइट जो नाम का एक अयस्क होता है उसके जरिए से इसको प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम भी एक धातु है और इसका जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो 1937 में जे नगर आपका कहाँ पे लगाया था, वेस्ट बंगाल में। जे नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, या जे नगर आप वेस्ट बंगाल बोल लें, सेम टू सेम बात होगी। कहीं कहीं पे ये जे की जगह के नगर मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1937 में लगाया गया था। उसके बाद एक एल्यूमिनियम उद्योग लगाया था बाल्को। बाल्को का मतलब क्या है, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये लगाया गया था भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये दोस्तों कब लगाया गया था, 1965 में लगाया गया था। कहाँ पे सर, छत्तीसगढ़ में है। और कोरबा, कोरबा जो जगह है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं पे है। इसका जो पहला प्लांट जो था वो कहाँ पे था, कोरबा छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद क्या मतलब एक और लगाया गया था, हिंडाल्को नाम से एक लगाया गया था, जो कि 1958 में लगाया गया था। और ये यूएसए की सहायता से लगाया गया था। जैसे कि ये जो बाल्को है ये रूस की सहायता से लगाया गया था। मुझे करना क्या था, ये वाला ऊपर रखना था और ये वाला नीचे रखना था, ताकि डेट थोड़ी सही रखती। कोई बात नहीं है, उससे कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हिंडाल्को इसका क्या मतलब है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और इसका जो यूएसए के द्वारा लगाया गया था, यूएसए की सहायता से। और ये 1958 में इसका जो प्लांट लगाया गया था वो रेणुकूट सोनभद्र यूपी में लगाया था। यूपी में एक जगह है रेणुकूट, कहाँ पे, जिला है सोनभद्र। और सोनभद्र के एक क्षेत्र में रेणुकूट जगह नाम की है, तो वहाँ पे ये लगाया गया था। और ये जो लगाया गया था क्या सर, यही आपका हिंडाल्को। तो यहाँ पे होता क्या है, एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम उद्योग है तो एल्यूमिनियम का ही निर्माण होगा सर। एल्यूमिनियम की चीज़ें बनेंगी, एल्यूमिनियम की जो भी चीज़ें बनेंगी। लेकिन इस एल्यूमिनियम को बनाने के लिए जो बॉक्साइट की ज़रूरत होती है ना, वो बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती थी, एक आपका लोहरदग्गा नाम का झारखंड में है। और एक मैंने एक और चीज़ देखा था, उड़ीसा में एक कोई जगह है, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, उड़ीसा से आपका मंगाया जाता है ये, क्या बोलता हूँ, ये बॉक्साइट। और अमरकंटक ये तो मध्य प्रदेश में है ही है, इससे आपका क्या है, बॉक्साइट मंगाया जाता है। और यहाँ पे रेणुकूट में उस बॉक्साइट को मंगा के क्या किया जाता है, उसका एल्यूमिनियम बनाया जाता है, उससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। नालको, नालको नालको क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नालको भी एक क्या है, यही आपका एल्यूमिनियम का है, नालको एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको नाम से ही आपका पूरा आपका डिफिनेशन, पूरा आपका क्या बोलता हूँ, फुल फॉर्म याद हो जाता है। अब ये जो है दामनजोड़ी नाम की एक जगह है, कोटापुर जिला है, और ये उड़ीसा में है। दामनजोड़ी आपका क्या है, दामनजोड़ी आपका क्या है, जगह है कोटापुर जिला में, और ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। और ये 1981 में लगाया गया था, फ्रांस की सहायता से लगाया गया था। देखिए सारे के सारे अलग अलग लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, अलग अलग आपका क्या है, वो मदद कर रहे हैं। अब जैसे ये जे नगर जो लगाया गया होगा, जे नगर बंगाल में, ये किसके द्वारा लगाया गया होगा, अभी तक तो भारत आज़ाद हुआ नहीं, ये तो आपका लगाया गया होगा तो अंग्रेज़ों की सहायता से लगाया गया होगा, यानी यूके सब अलग अलग आपके लगा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमको सीमेंट उद्योग को देख लेते हैं। सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसको देख लेते हैं। देखिए प्रथम जो कारखाना इसका लगा था वो 1904 में लगा था। 1904 में मद्रास, जिसको चेन्नई और ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहाँ पे ये लगाया गया था। लेकिन दोस्तों ये असफल रहा था, ये असफल हो गया था। जो प्रथम सफल कारखाना लगाया गया था ये आपका कहाँ पे लगाया गया था, 1912 में। और ये यहाँ पे क्या है, ये मैंने मिस्टेक से लिखा है, ये मुझे मतलब ये जो मद्रास है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये टाइप नहीं है, मतलब यहाँ पे ये लिखा तो है गुजरात पोरबंदर में लगाया गया था, वो मिस्टेक से रह गया होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ यहाँ पे कॉपी कर ली थी, और कॉपी जब की थी मद्रास लिखा, मतलब लिखा का लिखा ही रह गया। और ये गुजरात के पोरबंदर में है आपका पहला सफल कारखाना, जो कि 1912 में लगा था।
इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना, ये पहला कारखाना लगाया गया था। तो ये आपका सीमेंट उद्योग हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वैसे वस्त्र को टेक्सटाइल बोलते हैं, मुझे यहाँ पे लिखना था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखना था, टेक्सटाइल लिख दिया है, कोई बात नहीं। प्रथम जो कारखाना इसका लगाया गया था सूती वस्त्र उद्योग का, ये 1818 में कलकत्ता में लगाया गया था, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? कलकत्ता में लगाया गया था। और ये भी कारखाना दोस्तों असफल रहा था। प्रथम कारखाना मतलब चल नहीं पाया था, लगाया गया था, काफ़ी कुछ हुआ था लेकिन चला नहीं था। इसके बाद जो सफल कारखाना लगाया गया था, प्रथम सफल कारखाना, ये 1854 में, और ये मुंबई में लगाया गया था। कबासनी डाबर एक जो जगह है, या फिर कबासनी डागर कोई आपकी एक जो बोलते हैं एक संस्था है, उसके द्वारा ये लगाया गया था प्रथम कारखाना। मतलब ये कबासनी डाबर कारखाना लगाया गया था मुंबई में 1854 में, ये सफल रहा था। अब ये जो सूती वस्त्र उद्योग है और ये कारखाना हमने देख लिए, दोनों के दोनों प्रथम सफल और ये असफल। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। मतलब जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, उसके जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो, जहाँ पे उन चीज़ों का ज़्यादा निर्माण होता है, तो उन चीज़ों को मैनचेस्टर बोला जाता है, उस जगह को मैनचेस्टर बोला जाता है। और ये मैनचेस्टर होता क्या है सर? ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग का काम होता है। तो जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा काम होता है, उस चीज़ को मैनचेस्टर बोल दिया जाता है। अगर भारत में होता है तो उसको भारत का मैनचेस्टर बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, या यहाँ पे बोला भी गया है। जैसे कि भारत का जो मैनचेस्टर है, मतलब सूती वस्त्र उद्योग के मामले में भारत का अगर कोई बहुत बड़ा शहर है तो वो अहमदाबाद है। और अहमदाबाद आपको पता ही है कहाँ पे है। अहमदाबाद आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। और दोस्तों जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, या फिर उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर इसको बोल देते हैं, उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का, उसको कानपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर में आपका सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है, जो तमिलनाडु का आपका क्या है? कोयम्बटूर है। तमिलनाडु में ये है ना कोयम्बटूर, तो वहाँ पे आपका क्या है? ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। पूर्व का बोस्टन आपको अहमदाबाद को ही बोला जाता है सर। पूर्व का बोस्टन क्या मतलब सर? अहमदाबाद तो आपका पश्चिमी साइड में है भारत के, और ये गुजरात में है, ये तो पश्चिमी क्षेत्र लगता है, इसको पूर्व का कैसे बोला जाता है? बोस्टन आपका अमेरिका में एक शहर है। और बोस्टन शहर आपका क्या है? आपने अगर 9th 10th में आप रहे होंगे, रहे तो होंगे ही, वहाँ पे आपने घटना पढ़ी होगी, बोस्टन टी पार्टी की घटना, जो कि अमेरिका का जहाज़ वगैरह कुछ लूट लिया जाता है, रेड इंडियन कुछ ऐसे करके है। उन्हीं मतलब 1773 की घटना है वो, मुझे भी उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है लेकिन घटना याद है। अब उसमें क्या होता है, बोस्टन एक शहर है, तो बोस्टन में बहुत सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पर भी होता है अमेरिका में। अब अमेरिका तो भारत के बिल्कुल पश्चिम में है, और अमेरिका के हिसाब से भारत एकदम पूर्व में है। तो पूर्व का जो बोस्टन बोला जाता है वो अहमदाबाद को ही बोला जाता है, क्योंकि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। इसीलिए अमेरिका की नज़र से देखा जाए तो ये पूर्व का बोस्टन भी बोला जाता है। और क्या बोलता हूँ, और अगर ब्रिटेन की नज़र से देखा जाए तो मैनचेस्टर बोला जाएगा। अब भारत का कार्टनोपोलिस मुंबई को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टनोपोलिस। कार्टनोपोलिस क्या होता है? कॉटन मतलब सूती वस्त्र, पोलिस मतलब एक क्या है? पॉलिस्टर, आपने सुना होगा, वो भी एक कपड़ा ही होता है। तो भारत कॉटनोपोलिस मुंबई को बोला जाता है। भारत का जो कॉटनोपोलिस है वो मुंबई को बोला जाता है। ये आपको कुछ फैक्टें पता होने चाहिए थे। चीनी उद्योग, शुगर कैन इंडस्ट्री। जो चीनी उद्योग है ना सर, चीनी आपने मिल देखी होंगी, मैंने तो देखी हैं। मेरे यहाँ पे एक पड़ोस में एक बहुत बड़ी आपकी क्या है चीनी फैक्ट्री है। मैं एक बार वहाँ पे गया था, करीब आज से काफ़ी टाइम हो गया है, करीब मतलब काफ़ी टाइम का मतलब ये है कि 8-10 सालें से ज़्यादा हो गई हैं, तब मैं वहाँ पे गया था। और मैं गया था, बहुत उस पर चढ़ के देखा था। मतलब वहाँ पे एक दोस्त मेरा काम कर रहा था, तो उसके ज़रिए मैं वहाँ पे पहुँचा था। तो मतलब पूरी उसने वो चीनी मिल घुमाई थी, और बहुत ऊंचाई पे मुझे लग गया था, क्योंकि 15-20 मंजिल तक ऊंचाई पे वो बनी हुई थी। मतलब मंजिल पे कोई मकान नहीं था, मतलब वो इतनी ऊंची बनी हुई थी। मैं चढ़ता चला गया, नीचे जाली लगी, जाली जब लगी थी मैंने उसको देखा नीचे की तरफ, तो मेरा तो मतलब
बहुत ही बुरा हाल हो गया और मैं बहुत धीरे धीरे आराम से उसको पकड़ के निकल के आया नीचे। जब आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो चीनी उद्योग मतलब ये क्या है, शुगर कैन फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। और प्रथम जो कारखाना लगाया गया था वो 1903 में। और ये दोस्तों देवरिया, जो कि आपका कहाँ पे, देवरिया प्रतापपुर, देवरिया में एक, देवरिया आपका क्या है, ज़िला है। और देवरिया में एक जगह आपकी क्या है, प्रतापपुर है। और प्रतापपुर आपका क्या है, ये एक जगह है देवरिया ज़िला में। और क्या बोलता हूँ, ये यूपी में पड़ता है। और भारत चीनी और गन्ना के उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। भारत का जो स्थान है चीनी और गन्ना में, वो सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे सर कौन है, ब्राज़ील है। सर्वाधिक चीनी व गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अगर कोई चीनी उत्पादन करता है, गन्ना उत्पादन करता है तो उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन सर्वाधिक जो चीनी मिल है ना, वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मिल है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है गन्ना और इसमें, और कभी कभी महाराष्ट्र हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल है वो महाराष्ट्र में है। कागज़ उद्योग सर, पेपर इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। प्रथम जो कारखाना लगाया था पेपर इंडस्ट्री का, ये कलकत्ता में ही लगाया गया था और हुगली नदी के किनारे पे ये स्थित है। जगह आपकी क्या है, बालीगंज। किस जगह पे है सर, बालीगंज जगह पे आपका क्या है, कागज़ का उद्योग लगाया गया था। कलकत्ता में है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग मैंने ये बनाया है कंटेंट। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये देखने में। तो ये आपका क्या था, कागज़ उद्योग। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, रेशम उद्योग, वायुयान उद्योग और आपका क्या है, जलयान उद्योग। ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद रेल उद्योग भी देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेशम उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में जो रेशम उद्योग वस्त्र है ना, रेशम वस्त्र उद्योग, उसकी 5 किस्में पाई जाती हैं। मतलब 5 प्रकार का रेशम के बारे में बात की जाती है। एक मलबरी रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है, इरी होता है, ट्रिपिकल होता है, ओक, टसर होता है। आपने टसर तो सुना ही होगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रेशम वस्त्र उद्योग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो रेशम वस्त्र उद्योग लगाए गए थे, रेशम मिल लगाई गई थी पहली। जो पहला रेशम मिल उद्योग लगा था वो 1832 में लगा था। और ये कहाँ पे लगा था, हावड़ा में लगा था सर। हावड़ा कहाँ पे है सर, कलकत्ता में है। कलकत्ता कहाँ पे है सर, वेस्ट बंगाल में है। और ये किसके द्वारा लगाया गया था सर, ईस्ट इंडिया के द्वारा लगाया गया था। ईस्ट इंडिया सर क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया सर, ईस्ट इंडिया का सर मतलब क्या होता है, जो ब्रिटेन की कंपनी आपने पढ़ी होगी, अगर इतिहास पढ़ा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये लगाया गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में लगाया गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में। और ये पहला आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग था। पहला आधुनिक आपका क्या था, ऊनी वस्त्र उद्योग था, जो कि कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। और कानपुर तो भारत का मैनचेस्टर तो नहीं, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो बोला ही जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद बोला जाता है। और जो दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग मिल लगाया गया था वो धीरबाल पंजाब में लगाया गया था। ये आपको बिल्कुल फैक्ट हैं, इनको आपको याद ही करना है। आपको इनमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगा सकते आप, मैं भी नहीं लगा सकता। इनको आपको रटना ही पड़ता है बार बार। अगर आप इसको देखेंगे, मतलब बनाया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बार बार देखेंगे तो आप इसको रट भी पाएंगे, याद भी कर पाएंगे। जो वायुयान उद्योग है, और वायुयान उद्योग मतलब वायुयान क्या, जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह का निर्माण होता है, उन चीज़ों को वायुयान उद्योग कहते हैं। और जो प्रथम वायुयान उद्योग हुआ था वो आपका बना था 1940 में। इसकी स्थापना हुई थी बंगलुरु में। बंगलुरु सर कहाँ पे है, कर्नाटक में। और इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी था। बाद में इसका जो नया नाम दिया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया गया। क्या दिया गया, नया नाम इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हाल बोलते हैं। आपने हाल सुना होगा, हाल। हाल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये आपकी क्या है, हाल नाम की एक कंपनी है। तो ये आपकी है। जलयान उद्योग सर, जलयान उद्योग क्या होता है सर, जो आपने देखे होंगे जो जहाज होते हैं ना, उन्हीं को जलयान उद्योग बोला जाता है। जहाँ पे जहाज बनते हैं ना, उनको जलयान उद्योग बोला जाता है। और इसका जो प्रथम कारखाना लगा था, प्रथम फैक्ट्री, प्रथम इंडस्ट्री, प्रथम उद्योग, कुछ भी बोल लें, ये 1941 में लगा था जलयान उद्योग का। और सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी ने ये लगाया था प्रथम। सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी ने ये पहला लगाया था। और ये कहाँ पे सर, विशाखापट्टनम में लगाया गया है प्रथम। और आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसका जो नया नाम है सर वो HSL है। जैसा उसका नाम हाल था HAL, ये आपका HSL है,
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्या लिखा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसका क्या है? नया नाम है। अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या है? रेल उद्योग है। रेल उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं और रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। बस आपका आज का क्लास यहीं तक होने वाला है। देखिए रेल उद्योग क्या है? रेल उद्योग जहाँ पे रेल के इंजन बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रेल उद्योग कहलाती हैं। और भारत का जो पहला रेल कारखाना बना था, पहला रेल इंडस्ट्री जो बना था, वो 1879 में बना था। और ये जमालपुर नाम की एक जगह है जो कि बिहार में है, वहाँ पे बना था। कहाँ पे सर? जमालपुर नाम की जगह है बिहार में, वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये कारखाने का। बनारस रेल इंजन कारखाना आपका बनाया गया था, ये उत्तर प्रदेश में है। जिसको अब ये जो रेल इंजन होते हैं इनको क्या बोला जाता है? लोकोमोटिव वर्क्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये 1969 में बना था। कब बना था? 1969 में। इसका पुराना नाम क्या था सर? डीजल रेल इंजन कारखाना। क्या था? डीजल रेल इंजन कारखाना। और ये यूपी का सबसे बड़ा आपका क्या है? कारखाना है। रेल इंजन कारखाना यूपी का सबसे बड़ा आपका है। यूपी का, भारत का नहीं, यूपी का। भारत का जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन सा है? चितरंजन रेल इंजन कारखाना, ये भारत का सबसे बड़ा है। और ये 1950 में बना था। और इसको चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स बोला जाता है। ये जो रेल इंजन होते हैं उनको लोकोमोटिव वर्क्स बोला जाता है। और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पे बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रेल खाना जो है वो आपका चितरंजन लोकोमोटिव्स ही है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना ही है। उसके बाद एक रासायनिक उर्वरक कारखाना, इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्त। इसका जो प्रथम उद्योग लगाया था वो 1906 में, और कहाँ पे? रानीपेट कारखाना के नाम से लगाया गया था। और ये रानीपेट आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में लगाया गया था रानीपेट नाम का कारखाना, जो कि प्रथम उद्योग है आपका रासायनिक उर्वरक में। और जो इसका एक और कारखाना लगाया गया था 1951 में, सिंदरी उर्वरक कारखाना। क्या नाम है? सिंदरी उर्वरक कारखाना। सिंदरी उर्वरक कारखाना जो कि 1951 में लगाया गया था, झारखंड में लगाया गया था। और इसकी जो नींव पड़ी थी वो 1934 में पड़ी थी, और ये 1951 में लगा था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्त। और मैंने तो बहुत कोशिश की, मतलब अपनी तरफ से जो भी हुआ, आपको जो अटेंशन था, जो भी आपको कंटेंट था, वो सारा का सारा बेहतर देने की कोशिश की है। आप लोग इसे अगर बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, तो क्लास को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और लाइक करके हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और